गुड मॉर्निंग। आज अपना ऑडिट का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे ऑडिट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा बात डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 3 बात डिस्कस करेंगे कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है। ये 3 बात पहले समझते हैं हम लोग, फिर हम आगे का बात आपको हम समझाएंगे। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या होता है? देखिए, ऑडिटर जो आता है, जो ऑडिटर साहब जिनको आप बुलाइएगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए, वो कोई भगवान नहीं होता है, वो कोई जासूस भी नहीं है, वो मेरे और आपके तरह ही पढ़ा लिखा इंसान है जो कुछ डिग्री अपने पास लिया है, जिसके हेल्प से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इसका मतलब एक ऑडिटर का ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, एक ऑडिटर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिट कर देता है, उस ऑडिट करने के बावजूद भी उसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, जिसको हम लोग MMS बोलते हैं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई बड़ा गलती, बड़े अमाउंट का गलती जिसका असर कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट पे पड़ेगा। एक ऑडिट किया हुआ बैलेंस शीट में भी, एक ऑडिट किया हुआ ट्रेडिंग PL में भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। ये उसमें हो सकता है और ये बात ऑडिटर को पता नहीं है। ये बात ऑडिटर को पता नहीं है, मतलब ऑडिटर ऑडिट कर दिया, ऑडिट करने के बावजूद भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है। अब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉड एंड एरर के कारण मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये बात किसको पता नहीं है? ये बात ऑडिटर को पता ही नहीं है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। उसको पता रहता तो ठीक कर देता ना, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑडिटर क्या इशू करेगा? ऑडिटर इशू करेगा क्लीन रिपोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट होने के बावजूद भी यदि ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है, तो ऐसे केस में जो ऑडिट के कारण जो रिस्क अराइज होता है, उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट के कारण जो रिस्क अराइज होगा, उस रिस्क को बोला जाता है ऑडिट रिस्क। इसका मतलब ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने के बावजूद भी उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। इसका मतलब रिस्क आपका एग्जिस्ट करेगा, ऑडिट होने के बावजूद भी उसमें मिस्टेक हो सकता है, उसमें मटेरियल मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसमें हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ऑडिट किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग कभी ये सीना ठोक के नहीं बोल सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता है। इसका मतलब ऑडिट के बावजूद भी जो रिस्क रहता है कि उसमें कुछ गलती होगा भी, उसी रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ठीक है, उस रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। इसका मतलब यदि कोई ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट, कोई ऑडिटर यदि डिटेक्ट ना कर पाए, फेल्स टू डिटेक्ट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ MMS मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड के कारण भी होता है और एरर के कारण भी होता है। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑडिटर क्या इशू करेगा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर देगा। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करने के बाद जो रिस्क जो रिस्क है, MMS है, इसका मतलब कुछ रिस्क है। MMS है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसका मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के बाद भी पूरा क्लीन नहीं हो पाया, उसमें भी कुछ न कुछ डिफेक्ट रह गया। वो जो रिस्क रह जाता है, उसी रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क बेसिकली 3 बात पर डिपेंड करता है। एक को बोलते हैं हम लोग IR, मतलब इंटरनल रिस्क, एक को बोलते हैं CR कंट्रोल रिस्क, एक को बोलते हैं DR, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। एंड ऑडिट रिस्क जो होता है, इनका मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब ऑडिट रिस्क मैक्सिमम कब होगा? यदि ये मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम हो जाए और ये भी मैक्सिमम हो जाए, तो सोचिए आपका ऑडिट रिस्क मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कोई ऑडिटर यदि मान लीजिए 2 को कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, कोई एक थोड़ा ज़्यादा भी है, इसका मतलब रिस्क कम है। इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं एक छोटा मोटा गलती हो सकता है। समझेंगे पहले इंटरनल रिस्क क्या होता है।
सपोज करिए आपके बिजनेस में कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आज पढ़ेंगे हम लोग। एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के हेल्प से हम लोग फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको प्रॉपर तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं। तो इंटरनल रिस्क हम लोग कैसे समझेंगे? सपोज करिए किसी बिजनेस में कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मतलब कोई हम सिस्टम नहीं बना के रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजैक्शन के कारण जो रिस्क अराइज होगा, उस रिस्क को बोला जाएगा इनहेरेंट रिस्क। मतलब ये ट्रांजैक्शन खुद बताएगा कि मेरे अंदर रिस्क है। ये ट्रांजैक्शन कैसे बताएगा मेरे अंदर रिस्क है? तो देखिए, मान लीजिए ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू किया जाए और चेक के थ्रू किया जाए, तो दोनों में ज़्यादा रिस्की कौन है? मतलब दोनों में फ्रॉड या एरर होने का गलती किस में ज़्यादा है? तो कैश वाले में फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैश आ रहा है। उस कैश में किसी का ही मन बदल सकता है, आपका किसी भी स्टाफ का, ठीक है, मन में पाप आ सकता है। उस कैश में फ्रॉड या एरर हो सकता है। पर उसको यदि चेक के थ्रू यदि हम लोग लेते हैं, उस सेम ट्रांजैक्शन को चेक के थ्रू यदि हम लोग डील करते हैं, तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ट्रांजैक्शन का अपना रिस्क। एक ट्रांजैक्शन जो है होता है, उस ट्रांजैक्शन का अपना रिस्क क्या है? ठीक है, उस रिस्क को बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन का जो रिस्क होता है, वो किससे ज़्यादा होता है? सेम ट्रांजैक्शन को चेक के थ्रू करेंगे तो उसका रिस्क कम हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शन रिस्क हायर होता है, ज़्यादा होता है चेक के ट्रांजैक्शन के थ्रू। मतलब ट्रांजैक्शन का अपना जो इनहेरेंट रिस्क है, ट्रांजैक्शन के कारण, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं उससे जो रिस्क अराइज होता है, उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को ऑडिटर कैसे कंट्रोल करता है? अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करके, एक ऑडिटर बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करता है तो हम लोग इंटरनल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इनहेरेंट रिस्क जो होता है कभी जीरो नहीं हो सकता है। इनहेरेंट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, जो कैश के थ्रू आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया करके बहुत बड़ा अमाउंट का कैश का घपला हो ही सकता है आपका। इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क को हम लोग जीरो नहीं कंसिडर कर सकते हैं, ये जीरो होता नहीं है। इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन को चेक में कन्वर्ट करके, बैंकिंग मीडिया के थ्रू उसको कन्वर्ट करके हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब आप जो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करता है, तो ये सोच के डेवलप करता है ना कि सारा ट्रांजैक्शन इसके थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, या सारा ट्रांजैक्शन का जो फ्रॉड एंड एरर है इसके थ्रू प्रिवेंट हो जाएगा, ये सोच के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाता है। पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी ट्रांजैक्शन को यदि डिटेक्ट ना कर पाए, कोई फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट ना कर पाए, जो आप जो सिस्टम बनाए हैं ताकि आप कंट्रोल कर पाइएगा, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ट्रांजैक्शन का फ्रॉड एंड एरर्स के ऊपर आप कंट्रोल कर पाइएगा। यदि आपका सिस्टम, आपका बनाया हुआ सिस्टम किसी भी ट्रांजैक्शन का फ्रॉड एंड एरर को कंट्रोल ना कर पाए, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसके कारण एरर हुआ या फ्रॉड हुआ, उसको आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में उसके कारण जो रिस्क अराइज होगा वो कहलाएगा कंट्रोल रिस्क। मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद भी यदि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाता है, कोई ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ या कोई ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई एरर्स है या फ्रॉड है, उसको आपका सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, उसको आपका सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसे केस में हम लोग उसको बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क को ऑडिटर कैसे डिटेक्ट करेगा? कंट्रोल रिस्क को ऑडिटर ऑडिट प्रोसीड्यूर के हेल्प से डिटेक्ट करेगा। जो ऑडिट प्रोसीड्यूर्स होता है, जो ऑडिट प्रोसीड्यूर्स आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऑडिट प्रोसीड्यूर्स में आपको पढ़ा है ना, हम आपको टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, ठीक है, ऑडिट इन डेप्थ, उसके थ्रू
ठीक है, ऑडिटर इसको कंट्रोल कर सकता है। ये बेसिकली अराइज होता है सैम्पलिंग एरर के थ्रू। हम लोग पढ़े थे, देखिए ना, हम लोग पढ़े थे टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में क्या करता है, ऑडिटर सैंपल बनाता है, पूरे पॉपुलेशन से 2, 4, 10 ट्रांजैक्शन को ही चेक करता है। तो 2, 4, 10 को चेक किया, तो बाकी जो नहीं चेक किया उसमें तो एरर आता है ना, तो वो एरर तो उस एरर को तो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, इसका कंट्रोल रिस्क का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहने के बावजूद भी यदि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट का एरर या फ्रॉड रहता है, या किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू फ्रॉड एरर होता है और ऑडिटर उसको पहचान नहीं पाता है, या ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता, उसको पकड़ नहीं पाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। ठीक है, ये बेसिकली सैम्पलिंग एरर के थ्रू अराइज होता है, जो हम लोग टेस्ट चेकिंग पढ़ते हैं, पूरे पॉपुलेशन को ना चेक करके उसमें से 5-10% ट्रांजैक्शन को ही चेक किया जाता है, बाकी के ऊपर उसका ओपिनियन लिखा जाता है। तो जो चेक नहीं हुआ, ठीक है, उसके अंदर फ्रॉड एंड एरर हो सकता है, उस फ्रॉड एंड एरर को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। ठीक है, एंड थर्ड होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन मतलब इनहेरेंट रिस्क का मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर जो रिस्क है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बावजूद भी उसके अंदर रिस्क रह जाता है। ये दोनों कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है, कंपनी का अकाउंटिंग पैकेज कैसा है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इसके ऊपर ये दोनों बेसिकली डिपेंड करता है। और डिटेक्शन रिस्क ये ऑडिटर का कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऑडिट किया लेकिन मिस्टेक पहचान नहीं पाया, मिस्टेक को पकड़ नहीं पाया, उस केस में इट मे हैपेंस दैट एन ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है ऑडिटर पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लिया, सब कुछ छानबीन कर लिया, ठीक है, लेकिन जो मिस्टेक है या जो फ्रॉड है वो पकड़ नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया। इस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क बेसिकली सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर में डिफेक्ट रहने पर अराइज होता है। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर क्या है, देखिए हम आपको 2 प्रोसीड्यूर बताए थे, एक को बोले थे हम एनालिटिकल, एक को बोले थे सब्सटैंटिव। एनालिटिकल का मतलब जहाँ पर इश्यू सब चेक करते हैं, एंड सब्सटैंटिव का मतलब जहाँ पर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं। यदि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, या ऑडिटर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा, उस केस में जो डिफेक्ट रह जाएगा, जो फ्रॉड एंड एरर एग्जिस्ट करेगा, वो कहलाएगा डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, इस रिस्क का नाम हो डिटेक्शन रिस्क। एक ऑडिटर कभी भी डिटेक्शन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। एक ऑडिटर कभी नहीं सीना ठोक के बोल पाएगा कि मेरा चेक किया हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई मिस्टेक है ही नहीं, ये कभी नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो ऑडिट एविडेंस के बेस पे करता है, और एविडेंस हमेशा कंक्लूसिव नहीं हो सकता है। मतलब एविडेंस कभी भी आपका 100% गारंटी वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा ऑडिटर खुद एविडेंस लाएगा, इसका गारंटी नहीं है। हम लोग पढ़े एविडेंस के बारे में, ठीक है, एविडेंस हम लोग दूसरे सोर्स से भी लाते हैं, ठीक है। तो इसका एविडेंस जो ऑडिटर को मिलता है, उस एविडेंस में यदि कोई डिफेक्ट होता है तो डिटेक्शन रिस्क अपने आप ही अराइज होगा। ऑडिटर कोशिश करेगा, ऑडिटर अपना बुद्धि लगा के कोशिश करेगा कि डिटेक्शन रिस्क को जीरो नहीं हो सकता है, इसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑडिट चेक करने के बावजूद भी कोई न कोई मिस्टेक रह सकता है। ठीक है, ऑडिटर इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, इसको कभी भी ऑडिटर जीरो नहीं कर पाएगा। इसका इन शॉर्ट ये तीनों का तीनों रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क मतलब ट्रांजैक्शन का अपना रिस्क है। जो कैश ट्रांजैक्शन है और चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन का इनहेरेंट रिस्क तो रहेगा ही। ठीक है, आप जिसको भेजें और कैश में डीलिंग हो रहा, ठीक है, वो गया गुड्स लेने के लिए 50,000 रुपये का, ठीक है, वो यदि मान लीजिए आपको बिल सबमिट कर देता है 51,000 रुपीज़ का, तो 1,000 रुपये का फ्रॉड है, तो उसको तो कभी ऑडिटर पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दो। अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने से ट्रांजैक्शन
चेक के थ्रू ज़्यादा होगा, ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू ज़्यादा होता है, तो आपका अपने आप ही इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, जीरो में अपने आप इंटरनल कंट्रोल अपने आप आपका इनहेरेंट रिस्क कम हो जाएगा। पर ये किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये जीरो में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आपका इनहेरेंट रिस्क जीरो में नहीं, आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने के बावजूद भी इसको जीरो नहीं कर पाएगा। हाँ, इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यदि अपने पास कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होने के बावजूद ट्रांजैक्शन का अपना नेचर के कारण जो रिस्क अराइज होगा वो रिस्क कहलाएगा इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिए, अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिए। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यदि किसी ट्रांजैक्शन के फ्रॉड एंड एरर को पकड़ नहीं पाता, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो कहलाएगा आपका कंट्रोल रिस्क। ये बेसिकली सैम्पलिंग एरर जो टेस्ट चेकिंग करते हैं ना, उसमें जो गलती रह जाता है वो कहलाता है कंट्रोल रिस्क। एंड थर्ड, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बावजूद भी ये कभी नहीं बोल पाएगा कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मिस्टेक यदि आपका सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर में कोई डिफेक्ट रहता है तो मिस्टेक हो सकता है। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर का मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन में यदि कोई डिफेक्ट रह जाता है, ठीक है, तो आपका मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो आपका मिस्टेक हो सकता है। एक ऑडिटर कभी भी इस तरह का मिस्टेक को अवॉइड नहीं कर सकता है, मतलब डिटेक्शन रिस्क रहने का चांस रहेगा। ठीक है, रहने का चांस रहेगा, ये कभी भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता है। ऑडिटर हमेशा कोशिश करेगा डिटेक्शन रिस्क को कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, क्यों डिटेक्शन रिस्क यदि मिनिमाइज हो जाता है और कंट्रोल रिस्क को हम लोग सैम्पलिंग एरर को और अच्छा करके इसको हम लोग कम कर लेते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल को इनहेरेंट रिस्क को हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर को अच्छा करने से होगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन को अच्छा करने से ये कम हो जाएगा। कंट्रोल रिस्क कब कम हो जाएगा, ठीक है, यदि सैम्पलिंग एरर को यदि कम कर दिया जाए, यदि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं उसको यदि अच्छी तरीके से किया जाए, ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने से हम लोग का इनहेरेंट रिस्क कम हो जाएगा, और तीनों यदि कम हो जाता है तो ऑडिट रिस्क आपका कम हो जाएगा, जीरो नहीं होता है, ऑडिट रिस्क कम हो जाता है। इसका मतलब उसी को बोलते हैं रिस्क फ्री है या फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, आइए अगला पॉइंट में आएंगे। पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम लोग फर्स्ट क्लास से बात करें, फर्स्ट क्लास से इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो जब इसका चैप्टर आएगा तभी हम आपको बता सकते हैं इंटरनल कंट्रोल क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, डिफरेंट प्लान बनाता है, डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम करता है, डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स को सेटअप करता है, ये जो डिफरेंट प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स है, जो जिसको इसलिए सेटअप करता है ताकि बिजनेस को स्मूथली और एंड इफिशिएंटली उसको रन किया जा सके। ठीक है, वो सारा प्लान, पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए छोटा एग्जांपल, जैसे ना स्टाफ लोग आते हैं, उनको अटेंडेंस देना है, तो अटेंडेंस देने का एक सिस्टम बनाएंगे, कब वो आते हैं कब जाते हैं, एक सिस्टम बनेगा ना, वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उससे कंट्रोल होगा कि कौन स्टाफ कब आया, कौन स्टाफ कब गया, पता चल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा नहीं, कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आपको लगे कि इस ट्रांजैक्शन को ये काम करने से कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्लान सेटअप करने से ये काम हो जाएगा, ये पॉलिसी बनाने से कंपनी को ये फ़ायदा होगा, और ये प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं तो बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे। सारा प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर को इकट्ठा करने पर वो कहलाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी काम करिए जिससे बिजनेस स्मूथली रन किया जा सके, वो कहलाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यदि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम लोग बनाते हैं तो फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है, फ्रॉड एंड एरर को रोका जा सकता है। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किससे डील करता है, सबसे पहले ये देखता है
कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हुआ है। ऑल ट्रांजैक्शन जो टेक्स प्लेस हुआ है मैनेजमेंट के प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ, जो मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेम किया है उसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस हो रहा है। दूसरा, ट्रांजैक्शन जब हुआ तभी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया गया एंड उसका अमाउंट एकदम करेक्ट है, उसका अमाउंट एकदम करेक्ट है। ये देखना, ये जैसे देखते हैं, ये देखने के लिए जो सिस्टम बनाते हैं वो सिस्टम कहलाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ट्रांजैक्शन से मैनेजमेंट के रूल से होना चाहिए, मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस है उसी इंस्ट्रक्शन से ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। दूसरा, ट्रांजैक्शन जब हो तभी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया जाए एंड उसका अमाउंट एकदम करेक्टली लिखा जाए, सही अमाउंट लिखा जाए। एंड थर्ड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हम लोग को ये फायदा होगा कि एसेट को अनऑथराइज यूज से या एसेट को मिसयूज से हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। उसका अनऑथराइज यूज या फिर उसका जो मिसयूज होता है उससे उसको हम लोग रोक सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, ठीक है, सेफगार्ड कर सकते हैं। इसका मतलब कंपनी का जो डिफरेंट प्लान, पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स, ये प्लान पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स किस लिए बनाएंगे, ताकि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से हो। जब ट्रांजैक्शन होगा तभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या सही अमाउंट के साथ लिखा जाए एंड एसेट का कोई मिसयूज ना हो, कंपनी का कोई एसेट, कोई एम्प्लॉय, कोई स्टाफ उसका मिसयूज ना करे। इसके लिए जो प्लान्स बनेगा उसी प्लान का नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। ये पॉइंट हम नीचे लिखे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, काम को डिवाइड कर दो, ठीक है। सबके माथे पे अलग अलग काम दे दो। अब जिसके माथे पे जो काम दिए उसका आंसर वही देगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को आप एक काम दिए, ठीक है। मिस्टर ए क्या किया, वो काम मिस्टर बी को बोला कि तुम जाकर कर दे, ठीक है। इसका मतलब जैसे काम में कोई गंडगोल होगा तो मिस्टर ए बोलेगा नहीं, हम मिस्टर बी को बोले थे करने के लिए। ऐसा मिस्टर ए कर नहीं सकता जिसको ऑर्डर दिया जाएगा, जिसको जो काम दिया जाएगा वो काम उसी को करना पड़ेगा, ताकि आप उससे पूछ पाइएगा ना कि काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। क्योंकि वो जैसे दूसरे के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर देता है, ठीक है, तो दूसरा बोलेगा हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे बोलेगा हमको पता ही नहीं है तो आपका काम गंडगोल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो रिसोर्सेस है, आपका रिसोर्सेस का मिसयूज हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रॉड एंड एरर होने का चांस इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें डिवीजन ऑफ वर्क करिए, काम को बांट दीजिए, और जिसके माथे पे जो काम पड़ेगा उसका जवाबदेही उसी के ऊपर रहेगा, वही उसका आंसर देगा कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें गंडगोल हुआ तो क्यों हुआ, ये बात वही बताएगा। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हम लोग ये पहचान पाएंगे कि काम के लिए, ये काम होने या ना होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पहचान पाएंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड कभी कोई फ्रॉड एंड एरर होता है तो उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपके बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। ज़्यादा रिलायबल का मतलब उसके ऊपर लोगों का विश्वास ज़्यादा रहेगा, जो भी आपका इन्वेस्टर्स रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा फेथ करेगा, ज़्यादा विश्वास करेगा, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल चेकिंग, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल चेक। देखिए क्या होता है इंटरनल चेक, हम आपको बताते हैं। आप कभी किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, आप अपने पसंद का जो कपड़ा आपको, जो ड्रेस आपको लेना है आप ले लीजिए। लेने के बाद लाइन में लग जाइए, क्या करिए, लाइन में लग जाइए। जब लाइन में लगिएगा तो कैश काउंटर में वो आपका ड्रेस में जो बार कोड रहता है, जो प्राइस टैग रहता है, उसको देखकर बिल बना देगा। वो बिल बनाने के बाद आपसे पैसा ले लेगा। और ध्यान रखिएगा, जो बिल बना के आपसे पैसा लेगा वो कभी भी आपको डिलीवरी नहीं देगा, वो आपको कभी भी कपड़ा डिलीवर नहीं करेगा। डिलीवर करने के लिए एक और आदमी रहेगा जो बिल से सारे कपड़े को मिला लेगा, आपसे पूछ लेगा कि आपको पैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और बिल से सारे कपड़े को मिलाएगा,
मिलाने के बाद किसी कपड़े में लॉक लगा हुआ, लॉक देखिए बहुत सारा ना कपड़ा में लॉक लगा रहता है, वो मशीन लगा चिपकाने से लॉक खुलता है, ठीक है, मशीन लगाने से लॉक खुलता है, ठीक है, वो लॉक सब उस खोलेगा कपड़े में से, लॉक में कपड़े में से खोलने के बाद, ठीक है, आपको हैंड ओवर करेगा। फिर गेट पर देखिएगा, गेट पर आपका जो दरवान रहेगा वो आपका बिल देख लेगा, आपसे पूछेगा बिल दिखाइए, बिल देखेगा, बिल में पेड लिखा रहेगा, समझ जाएगा कि आपको आप पेमेंट कर दिए हैं और अपना सामान ले लिए हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम बनाए हम लोग, एक आदमी पैसा लिया, एक आदमी गुड्स को बिल से देखकर पैकेट में रेडी कर दिया, और दरवान भी एक बार बिल चेक करे। दरवान को हालांकि बिल का पढ़ा लिखा कुछ मालूम नहीं है, उसको बोलेगा इसमें क्या लिखा है पता करो, नहीं बता पाएगा, पर पेड लिखा हुआ ना, स्टैम्प देखा ना, समझ गया कि पैसा दे दिए हैं, वो तो पैसा लेने के लिए बैठा हुआ ना, ठीक है, इसका उसको पैसा मिल चुका है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को बोला जाता है इंटरनल चेक। यहाँ पर सभी तीनों आदमी अपना अपना काम कर रहा है। जो कैशियर है वो अपना काम किया, कैसे, वो कपड़े में जो प्राइस टैग है, प्राइस टैग को देखकर बिल बना दिया, ठीक है, इसका मतलब कैशियर अपना काम किया। उस बिल को देखकर जो दूसरा एक कस्टमर, दूसरा जो एक स्टाफ है, वो सारे कपड़े को उसमें डाल दिया, सारे कपड़े को पैकेट में डाल दिया, बिल से मिलाता गया और डालता गया, और दरवान सिर्फ आपका बिल चेक कर लिया, बिल चेक कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर तीनों ही लोग अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन एक का किया हुआ काम दूसरा ऑटोमेटिकली चेक कर दिया। जैसे उस कैशियर का किया हुआ काम दूसरा जो स्टाफ है वो चेक कर दिया, उस स्टाफ का किया हुआ काम जो जो गेट कीपर था वो बिल देखकर चेक कर दिया। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल एलोकेशन, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है। ये वर्क का डिवीजन का प्रोसेस है, काम जो हम लोगों में बांटेंगे ना उसका डिवीजन का प्रोसेस है। वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक का किया हुआ काम दूसरा ऑटोमेटिकली उसको चेक कर देगा, ठीक है, मतलब एक स्टाफ का किया हुआ काम दूसरा स्टाफ जब अपना काम करता रहेगा तो पिछले वाले स्टाफ का किया हुआ काम ऑटोमेटिकली उससे चेक हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पर एक स्टाफ का किया हुआ काम दूसरा स्टाफ चेक नहीं करेगा, वो अपना काम करते हुए ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका चेक हो जाएगा। ऐसा जो प्रोसेस है वर्क डिवीजन का, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरनल चेक, ठीक है। इस इंटरनल चेक बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ये जो है सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है, इसमें सिस्टम ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है। काम को इस तरीके से बांटा जाए ताकि एक का किया हुआ काम ऑटोमेटिकली दूसरा स्टाफ उसको क्या करेगा, दूसरा स्टाफ उसको वेरीफाई कर लेगा, उसको चेक कर लेगा। इससे क्या होगा, फ्रॉड एंड एरर, या तो गलती भी नहीं होगा, मान लीजिए कैशियर से कोई मिस्टेक होता है तो मिस्टेक भी नहीं होगा, एंड कैशियर कोई फ्रॉड करना चाहेगा तो फ्रॉड भी नहीं होगा। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से हम लोग फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, वो कैशियर तब तक कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है जब तक दूसरा जो स्टाफ है वो भी उसके साथ ना मिला रहे। इसका मतलब जब तक सभी स्टाफ एक दूसरे से चेन ना बना ले, जब तक वो लोग आपस में डिसाइड ना कर ले कि हम सब मिल के फ्रॉड करेंगे, तब तक वो फ्रॉड नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें जब हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, इंटरनल चेक सिस्टम में जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो 2-3 बात ध्यान रखते हैं। सबसे पहला कि कोई एक सिंगल स्टाफ सारा काम नहीं करेगा, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जितना भी काम है सारा काम एक सिंगल स्टाफ नहीं करेगा। ऐसा, इसका मतलब कोई एक स्टाफ को बोलो कैश लेगा, कोई स्टाफ को बोलो बिल बनाएगा, कोई स्टाफ को बोलो कि बिल को देखकर गुड्स का डिलीवरी करेगा, ठीक है। आप चले जाइए ना किसी कंप्यूटर दुकान में जहाँ पे कंप्यूटर आपको असेंबल करना है, देखिएगा बिल कोई और बनाएगा, पैसा कोई और लेगा, वो बिल को लेके गोडाउन में कोई और जाएगा, ठीक है, वहाँ से डिफरेंट कंपोनेंट्स ला के किसी और को देगा, वो असेंबल करके आपको देगा, तो फिर टेस्ट करके बताएगा ओके है। इसका मतलब जब तक ये सभी लोग मिले ना रहें तब तक आपका फ्रॉड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फ्रॉड को रोकने का जो सबसे सिंपल तरीका है उसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क, उसका नाम है इंटरनल चेक। जिस सिस्टम में हम लोग काम को इस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि एक का किया हुआ काम दूसरा ऑटोमेटिकली उसको चेक कर दे,
ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई एक किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जो काम है, कोई एक सिंगल स्टाफ उसको पूरा एस्पेक्ट को हैंडल नहीं करेगा। एक ट्रांजैक्शन मान लीजिए 4 एस्पेक्ट है तो 4 लोग चाहिए, कोई एक स्टाफ चारों चीज को हैंडल नहीं करेगा, इस बात पर ध्यान रखना होगा। दूसरा, ठीक है, काम ऐसे बांटना होगा ताकि एक का किया हुआ काम दूसरा चेक कर पाए। एंड थर्ड, रोटेशन ऑफ वर्क इज कंपलसरी। रोटेशन ऑफ वर्क इज कंपलसरी मतलब रोटेशन ऑफ वर्क, काम का जो रोटेशन होता है, एक स्टाफ को जो काम आज दिए 1 हफ्ते बाद उसको दूसरा काम दीजिए, 2 हफ्ते बाद उसको तीसरा काम दीजिए। इसका मतलब किसी भी एक स्टाफ को एक चेयर पे हमेशा के लिए मत बिठाइए, नहीं तो साठ गांठ कर लेगा, फ्रॉड एंड एरर होता जाएगा। आप किसी बैंक में चले जाइए, देखिए बैंक में चले जाइए, आपको पैसा जमा करना है, देखिए फॉर्म कोई और देगा, एक प्यून रहेगा जो फॉर्म देगा, फॉर्म भरिए, आप जमा हो जाइए। वो एक उसका कैशियर रहेगा जो आपसे पैसा लेगा, आपको स्टाम्प मार कर दे देगा। वो कैशियर क्या करेगा, कैशियर पैसे को किसी और को देगा जो आपके लेजर बुक में सारा एंट्री करेगा, आपको बिल को देखकर सारा लेजर बुक में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद आपके पासबुक में अपडेट हो जाएगा, आपके पासबुक में तुरंत अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, एक काम को 3 लोग मिलकर किया, फ्रॉड होने का चांस नहीं है, फ्रॉड होने का चांस नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इंटरनल कंट्रोल की तरह ही है, एलोकेशन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना है ताकि फ्रॉड एंड एरर को क्या किया जा सके, रोका जा सके। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एरर ऑफ ओमिशन नहीं हो पाएगा। यदि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो एरर ऑफ ओमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूसेस बर्डन ऑफ वर्क, बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क का तो यही कॉन्सेप्ट है। डिवीजन ऑफ वर्क जो मैनेजमेंट में पढ़े होंगे आप लोग कभी, उसका तो कॉन्सेप्ट यही है। डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए करते हैं ताकि एक स्टाफ के ऊपर पूरा बर्डन ना पड़े, सब मिलके काम करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको डिवीजन ऑफ वर्क इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल पर है, इंटरनल चेक पर है, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंटरनल चेक सिर्फ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है, काम को बांटने का तरीका है, इस तरीके से बांटिए ताकि एक का किया हुआ काम दूसरा ऑटोमेटिकली उसको चेक कर दे, बस उसी से इंटरनल चेक रिलेटेड है। इंटरनल कंट्रोल वाइडर स्पैन है, इसमें कंपनी का प्लान, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर सब इंक्लूड है ताकि बिजनेस को इफिशिएंटली रन किया जा सके, ठीक है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल का एक छोटा पार्ट इंटरनल चेक है। इंटरनल चेक में सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क ही समझाया जाता है, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड है, ये एक प्रोसीड्यूर है, ये एक प्रोसीड्यूर, इसका इंटरनल चेक एक प्रोसीड्यूर है। लेकिन इंटरनल कंट्रोल गवर्नेंस है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का जरिया है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसका नाम है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल चेक सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर के लिए हो सकता है, ये कंसर्न विद अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ओनली, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो होता है ये सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये इंटरनल कंट्रोल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट दोनों को डील करता है, ये दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इंटरनल चेक वाइडर स्कोप है पर इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, सॉरी, इंटरनल चेक आपका लिमिटेड स्कोप है, इसका लिमिटेड स्कोप है, पर इंटरनल कंट्रोल वाइडर स्कोप है, ठीक है, ब्रॉडर स्कोप है, इसका ज़्यादा बड़ा स्कोप है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट, मतलब ऑडिट रिस्क पढ़ें, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल पढ़ें, इंटरनल चेक पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल ऑडिट। जानते हैं ऑडिट 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिट में आपको किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुलाकर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा, उस तरह का ऑडिट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही कंसर्न रहता है, मतलब आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा आप लिखे हैं उसी से कंसर्न रहता है। उसको बिजनेस का, आपके बिजनेस का इंटरनल एक्टिविटीज, बिजनेस का इंटरनल में क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस में कौन काम नहीं हुआ, कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है, क्या रेक्टिफिकेशन करना है, इन सब बात से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे ऑडिटर को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकते हैं, यदि आपका बड़ा कंपनी है तो उसी को बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, अब देखिए तो फिर इंटरनल ऑडिटर किसको बोलते हैं? कंपनी अपने यहाँ चार्टर अकाउंटेंट्स या जो बच्चे लोग सीएमए पास करते हैं या जो बच्चे लोग एमबीए फाइनेंस करके जाते हैं, उन लोग को कंपनी अपने यहाँ इंटरनल ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट करता है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है? इंटरनल ऑडिटर का काम है कि कंपनी का सारा ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना इंटरनली, डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे बेसिस में एवरी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना। जानते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो लोग मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट चेक करता है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मतलब उसमें 100, 200, 500 रुपया का यदि कोई गंडगोल होता है तो उसको लोग इग्नोर करता है। पर जो इंटरनल ऑडिटर रहेगा वो 50 रुपये का भी यदि कोई एक्सपेंस है और बिना कंपनी के ऑथेंटिसिटी से या बिना कंपनी के अथॉरिटी से हुआ है तो उसको इंटरनल ऑडिटर उसको लेकर क्वेश्चन राइज करता है, पूछता है क्यों हुआ तो इसका अथॉरिटी कौन दिया तो फिर उसका वाउचर कहाँ है दिखाओ। इंटरनल ऑडिट, ठीक है, बिजनेस का सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके ही डील नहीं करता है, ये नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को भी डील करता है। जैसे कंपनी मटेरियल कहाँ से खरीदता है, मटेरियल का बाकी जगह मटेरियल का क्या रेट है, कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें नॉर्मल लॉस कितने का है, नॉर्मल लॉस इस बार ज़्यादा क्यों हुआ, ठीक है, इस बार वेस्टेज क्यों ज़्यादा है, ठीक है, इस बार वेस्टेज क्यों ज़्यादा है, मटेरियल जो परचेज होके आता है, ठीक है, उसका वजन ठीक है कि नहीं, जो स्टाफ को अपॉइंट करते हैं वो स्टाफ इससे पहले कहाँ काम करता था, उसका वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है, ये सब भी बात भी, ठीक है, हम लोग ये सब बात भी एग्जामिन करना इंटरनल ऑडिटर का काम है। इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर सिर्फ इंटरनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता है, बल्कि जितना भी नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स होता है उसको भी ऑडिट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। देखा जाए तो इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ज़्यादा है, उसका बहुत ब्रॉड स्कोप है, क्योंकि किसी काम के लिए भी आप ऑडिटर रख सकते हैं, किसी काम को आप ऑडिटर के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे हम आपको बताएं फिनेंशियल डेटा तो देखिएगा ही देखिएगा, साथ में जितना भी नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स है उसको भी एनालाइज करेगा। ठीक है, इसके लिए जो लोग हम लोग रखते हैं उसको लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, या कोई हाईली प्रोफेशनल्स भी हो सकता है, हम लोग इंटरनल ऑडिट क्यों करते हैं? ताकि चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टू चेक एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को डे टू डे बेसिस में बढ़िया तरीके से वो एग्जामिन कर देगा। ठीक है, एग्जामिन करेगा कि बिजनेस का मैनेजमेंट का जितना पॉलिसीज है प्रॉपरली फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, साथ में ये देखिएगा कि कंपनी का जो असेट्स है उसका एक्विजिशन, उसका यूज एंड उसका डिस्पोजल, इन शॉर्ट कंपनी का जो एसेट्स है उसका कोई मिसयूज होता है कि नहीं। कंपनी का जो लायबिलिटीज है सारे लायबिलिटीज को चेक करेगा, एंड साथ में नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स, जितना भी नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स होता है, ठीक है, उस सारा नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को चेक करेगा। और इंटरनल ऑडिटर को मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ये मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा। इंटरनल ऑडिटर आपका एक एक रुपया का एक एक पैसा का हिसाब उसको चाहिए होता है, सारा कैलकुलेशन वो देखेगा। ठीक है, और ये फिनेंशियल डेटा ही नहीं, फिनेंशियल फैक्टर्स ही नहीं, जितने भी कंपनी का नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स है उनको भी एनालाइज करेगा और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, किसके लिए इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी होता है? इंटरनल ऑडिट किसके लिए कंपलसरी होता है? इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में रूल्स दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनको हमेशा ही इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा, उनके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। मतलब किसके लिए एप्लीकेबल होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए
ठीक है, सेक्शन 138 से ही ज़्यादा चांस रहेगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, मतलब उसमें ये भी पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मार्क्स का कि इंटरनल ऑडिट किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कंपनी 3 टाइप का, एक पब्लिक लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड में 2, और एक लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड, एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड। मतलब पब्लिक लिमिटेड का 2 क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक को हम लोग बोलेंगे लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एक को हम लोग बोलेंगे अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एंड थर्ड वाला प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, इसका मतलब ऐसे देखा जाए 2 ही कंपनी हुआ, प्राइवेट एंड पब्लिक, लेकिन प्राइवेट में भी 2 पार्टीशन करेंगे, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। यदि आप लिस्टेड कंपनी हैं तो आपके लिए कंपलसरी है, आपको हमेशा ही इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। यदि आप अनलिस्टेड कंपनी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपका लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट तब कंपलसरी होगा जब हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे, उसमें से कोई भी एक कंडीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप पूरा कर दे। हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे। ठीक है, यदि आपका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा है, यदि आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, यदि आपका बैंक लोन 100 करोड़ से ज़्यादा है, या पब्लिक डिपॉजिट्स यदि आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब पब्लिक से आप एफडी लिए हैं, पब्लिक से आप म्यूचुअल फंड लिए हैं। ठीक है, यदि 25 करोड़ से ज़्यादा है, इन 4 फैक्टर में से एक भी फैक्टर यदि आप पूरा करते हैं अपने प्रीवियस ईयर में, तो इस ईयर आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी, जितना भी लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कंपलसरी है। जितना भी अनलिस्टेड कंपनी है, अच्छा इसमें पब्लिक नहीं लिखना पड़ता क्योंकि प्राइवेट कंपनी का लिस्टिंग नहीं होता है, एवरी लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब जितने भी पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड हैं, ठीक है, जो लिस्टेड हैं, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी है। जितना भी अनलिस्टेड कंपनी है और इन 4 में से कोई भी एक चीज़ पूरा करता हो, जैसे उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा हो, लोन एंड डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा हो, एंड पब्लिक डिपॉजिट उसका 25 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो, तो उसको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट कंपनी है और आपका टर्नओवर, इसमें और है आपका टर्नओवर यदि 200 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, 200 करोड़, या फिर लोन आपका 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, ये और है, दोनों में से कोई एक पूरा कर दे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, पिछले साल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि आप पूरा कर देते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी यदि पूरा कर देता है, उसके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, ये बात फिर समझा देते हैं इंटरनल ऑडिट किसके लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहला, यदि कोई लिस्टेड कंपनी है उसके लिए कंपलसरी है। कोई अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन 4 में से कोई एक कंडीशन को पूरा करता हो, मतलब ये लिस्टेड कंपनी का मतलब ये पब्लिक होना चाहिए, या पब्लिक कंपनी का ही लिस्टिंग होता है। ठीक है, ये भी पब्लिक है, ये भी हम लोग का पब्लिक है। यदि पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड है, तो 4 कंडीशन में से कोई एक पूरा करने से ठीक है, इंटरनल ऑडिट उसके लिए कंपलसरी होगा। सबसे फर्स्ट, द पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, लोन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, पब्लिक डिपॉजिट 25 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो पिछले साल में, तो उनके लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होगा। यदि आप प्राइवेट कंपनी है, यदि आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आपका सेल्स ही टर्नओवर होता है, या फिर लोन आपका 100 करोड़ से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, कौन करेगा? क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरनल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या है? ये सीए हो सकता है, ये सीएमए वाले हो सकते हैं, या कोई भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल ऑडिट में पढ़े थे हम लोग ना कि जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो इंटरनल ऑडिटर वो कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता है, पर इंटरनल ऑडिट में ये बात नहीं है। कंपनी का जो अपना एम्प्लॉय है वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, आप खुद समझ पाइएगा, थोड़ा समझाते हैं, नोट्स है आपके पास, पढ़िएगा। इंटरनल चेक हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरनल चेक बेसिकली प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है।
प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्क है, काम का एलोकेशन का प्रोसेस है। इंटरनल चेक में हम लोग काम को, वर्क को इस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि एक का किया हुआ काम दूसरा उसको ऑटोमेटिकली चेक कर दे। लेकिन इंटरनल ऑडिट में कोई ऑटोमेटिक वाला काम नहीं है। यहाँ पर एक स्टाफ जब काम कंप्लीट कर लेगा तो उसका किया हुआ काम को एक इंडिपेंडेंट पर्सन आकर उसको ऑडिट करेगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आकर उसको ऑडिट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर एक बाहर एक इंडिपेंडेंट आदमी हम रखे हैं, वो मेरा स्टाफ हो सकता है, ये ध्यान रखना, वो मेरा स्टाफ हो सकता है, ये स्टाफ नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट है स्टाफ में। ठीक है, वो आके क्या करेगा, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, या फिर उसमें तो फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल सारा फैक्टर्स चेक होता है। एक स्टाफ जब काम कंप्लीट करेगा तो उसका किया हुआ काम को जब एग्जामिन किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ऑडिट करना। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ वर्क है डन बाय स्टाफ का किया हुआ काम को जब किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से रिव्यू करवाते हैं तो कहलाता है इंटरनल ऑडिट। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड एरर, ये फ्रॉड एंड एरर को रोकता है। कौन रोकता है? इंटरनल चेक, मतलब गलती नहीं होगा, एक का किया हुआ काम दूसरा आदमी जब चेक कर देगा तो मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन ये इंटरनल ऑडिट में स्टाफ के ऊपर मोरल प्रेशर रहता, पहले से मेंटल प्रेशर रहता है कि भैया आपका किया हुआ काम तो चेकिंग होगा, ठीक है, तो आप कोई फ्रॉड एंड एरर करने का कोशिश ना करें, क्योंकि स्टाफ को पता है वो जो काम करेगा उसका किया हुआ काम, ठीक है, ऑडिटर चेक करने वाला है, तो इसका मतलब वो कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, करेगा क्यों नहीं, मिस्टेक तो हो ही जाएगा, पर उसके ऊपर प्रेशर रहेगा क्योंकि जानबूझ के कोई मिस्टेक ना करे, क्योंकि झाड़ पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल चेक में कोई सेपरेट स्टाफ नहीं लगता है, इसमें सेपरेट स्टाफ लगता है, अलग से आपको स्टाफ रखना पड़ेगा जो इंटरनल ऑडिट करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, पर इन्हीं 3 पॉइंट से ही रिलेटेड है। आप मेरे स्टडी मैट में देखिएगा 5-6 पॉइंट लिखा हुआ है, पर ये 3 उसका मेन पॉइंट है। आगे का 1-2 पॉइंट इसी को एक्सटेंड करके बनाया जा सकता है। ये 3 मिनिमम याद करना है आपको, बाकी एक्स्ट्रा आपको याद करना है तो मैथ से पढ़ लीजिएगा। इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट में क्या फ़र्क है? ठीक है, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, आपको खुद से स्टडी मैट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल हम लोग किसको बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल में क्या पढ़े थे कि एक कंपनी का या मैनेजमेंट का डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट पॉलिसीज है, डिफरेंट प्रोसीड्यूर्स है, ठीक है, जो मैनेजमेंट बनाता है ताकि बिजनेस को इफिशिएंटली रन कर सके, बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सके, उसके लिए जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, एंड उस प्लान एंड पॉलिसीज का यदि हम रिव्यू करवाते हैं, उसका यदि हम लोग फिर से ऑडिट करवाते हैं तो कहलाएगा इंटरनल ऑडिट। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल से कंपनी डिफरेंट प्लान्स बनाता है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे करना चाहिए, एंड वो काम करने के बाद उसी काम को जब हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरनल ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलप करता है पहले से ही ताकि बिजनेस को अच्छी तरीके से रन किया जा सके। ठीक है, एंड इंटरनल ऑडिटर को हम लोग बुलाते हैं जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, ठीक है, उसको बुलाते हैं ताकि मेरा किया हुआ काम, मेरे स्टाफ का किया हुआ काम को वो बारीकी से रिव्यू कर सके, चेक कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑडिट करना। ठीक है, आप लोग दोनों इसको नोट से पढ़िए, मैं स्टडी मैट से पढ़िएगा। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम पर विश्वास करेगा कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर, वो एक्सटर्नल ऑडिटर ही यदि मान लीजिए आपका बड़ा कंपनी है तो उसी का नाम हो जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल ना बोलकर हम लोग हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही बोलते हैं। मतलब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो कंपनी का स्टाफ नहीं है, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। ठीक है, और इंटरनल ऑडिटर का मतलब जो कंपनी का स्टाफ है, कंपनी का एम्प्लॉय है, जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है,
क्वेश्चन ये राइज होगा कि इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्वीकार करेगा, क्या मानेगा? ठीक है, तो आंसर है कि हाँ मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर का काम है चेक करना, इसका मेन काम है चेक करना, सारा ट्रांजैक्शन को चेक करना। ये सारा ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करता है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम है एक्सप्रेस, मतलब आपका जो अकाउंट्स है आपका अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन, आपके अकाउंट्स के ऊपर क्या देना, इसका काम है ओपिनियन देना, इसका काम चेकिंग करना नहीं है। ये ट्रांजैक्शन को देखेगा, ट्रांजैक्शन को देखकर वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए सारा ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर सारा ट्रांजैक्शन को कभी भी एग्जामिन नहीं कर सकता है। उससे इम्पोर्टेंट बात, वो सारे को एग्जामिन करना नेसेसरी भी नहीं समझता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही तो करता है ना, टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, सैम्पलिंग, ऑडिट इन डेप्थ, ये सब काम तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही करता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए सबसे पहला एवरी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं है, एंड दूसरा सारा ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना वो जरूरी भी नहीं समझता है। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम को स्टैट्यूटरी ऑडिटर को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए एसए 1 में भी लिखा हुआ है, जहां पर हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑडिट लिखा हुआ है, वहां उसमें भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर को दूसरे के किए हुए काम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो काम दूसरे लोग करके देगा उस काम के ऊपर ऑडिटर को डिपेंड रहना पड़ेगा। पर नो डाउट ऑडिटर अपना नॉलेज, अपना स्किल अप्लाई करेगा उसको एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट बात, यदि मान लीजिए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो ब्रांच ऑडिट कैसे करेगा वो? ब्रांच मतलब कंपनी का मान लीजिए 5-6 ब्रांच है, तो हर एक ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ब्रांच से आके कभी ऑडिट तो करेगा नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो हेड ऑफिस में बैठेगा, हेड ऑफिस में ऑडिट करेगा। तो ब्रांच का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका ऑडिट इंटरनल ऑडिटर ही करेगा और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसका काम को एक्सेप्ट करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अपना नॉलेज एंड स्किल अप्लाई करने के बाद, प्रॉपर केयर एंड अपना नॉलेज अपना अप्लाई करने के बाद, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम को स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। क्यों स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के ऊपर भी क्यों शक करेगा? इसलिए शक करेगा क्योंकि इंटरनल ऑडिटर पहला बात इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो कंपनी का स्टाफ हो सकता है। दूसरा बात, उसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। इसका मतलब मैनेजमेंट के सिखाने पर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली वो काम कर सकता है। पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंपनी का ओनर जो शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करता है और हमेशा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, वो कभी भी मैनेजमेंट का बात नहीं सुनता है। ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर सारा का सारा ट्रांजैक्शन को ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन को वो खुद से एनालाइज नहीं कर सकता, एग्जामिन नहीं कर सकता है। मोर ओवर जो ब्रांच ऑडिट के केस में ब्रांच ऑडिटर पे ही डिपेंड करना पड़ता है। इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का किया हुआ काम को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन प्रॉपर केयर एंड नॉलेज के साथ। थैंक यू। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।